शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। समय रहते बच्चों और विदेशी नागरिकों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल दोपहर 3 बजे के करीब एक रोपवे ट्रॉली विदेशी सैलानियों और 5 बच्चों को लेकर स्नो व्यू की तरफ जा रहा था। तभी अचानक रोपवे से आवाज आने लगी, जिसके बाद ट्रॉली को रोक देना पड़ा, जिससे हवा में 12 लोगों की जान अटक गई। करीब आधे घंटे तक ट्रॉली हवा में ही लटकी रही। ट्रॉली के अंदर 6 विदेशी सैलानी थे, 5 स्कूली बच्चे थे और रोपवे संचालित करने वाली कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक कर्मचारी भी मौजूद था। ट्रॉली के बीच रास्ते में रुक जाने के बाद केएमवीएन की टीम ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सी की मदद से बारी बारी से एक-एक कर ट्रॉली में फंसे लोगों को नीचे उतारा गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सांस रोक देने वाला था, क्योंकि ट्रॉली जमीन से तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई पर थी। ऊपर ट्रॉली में बच्चे फंसे हुए थे और नीचे उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। जैसे ही बच्चे सुरक्षित नीचे आते गए, अभिभावकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से आंसू तक छलक पड़े। देखिए ये तस्वीरें। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक-एक कर ट्रॉली से सभी लोगों को नीचे उतारा गया है। रस्सी की मदद से इन्हें उतारा गया और ये काफी जोखिम भरा होता है, लेकिन तैयारी पूरी थी रोपवे संचालन कंपनी की, जिसके बाद इन सभी विदेशी पर्यटकों और स्कूली बच्चों को रोपवे से नीचे उतारा गया। तो बियरिंग टूटने की वजह से यहाँ पर रोपवे को रोकना पड़ गया था, जिसके बाद आधे घंटे तक ये इसी तरह हवा में झूलते रहे, जिसके बाद कर्मचारियों ने इन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। बच्चों के अभिभावक भी तब तक पहुंच चुके थे और जैसे ही सभी सकुशल नीचे उतरे, नीचे मौजूद लोगों की आंखों में आंसू भी देखने को मिले। ऊपर को जा रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्चे को लेने आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे ही किया, मैं हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। तकरीबन कितनी देर वहाँ रहना पड़ा? 20 मिनट तो हो ही गया था। मैंने सोचा लाइट चलेगी होगी, फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये खराब हो चुकी है, नीचे भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से हमें एक आवाज आई, मैकेनिकल साउंड आई। तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। बात ज्ञानवापी विवाद की। इस मामले में अब हिंदू पक्ष को सिर्फ अदालत से ही उम्मीद है, क्योंकि एएसआई सर्वे पर जल्द ही फैसला आने वाला है। दरअसल हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में आज कोर्ट में जोरदार बहस हुई, जिसके बाद अब कोर्ट 7 दिन बाद अपना फैसला सुनाएगी। आज कोर्ट में सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट में अब 3 अगस्त को ज्ञानवापी पर सर्वे को लेकर फैसला सुनाया जाएगा और फैसला आने तक एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक रहेगी। हालांकि मंदिर पक्ष ने कोर्ट में कहा कि मंदिर शिखर को गुंबद से कवर किया गया। ऐसे में जिस तरह राम मंदिर केस में सर्वे से समाधान हुआ था, वैसे ही ज्ञानवापी केस में भी होना चाहिए। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। सर्वे से समाधान की लड़ाई में इंतजार बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा, लेकिन अब सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। यानी अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। काशी की चौखट पर 3 दिन पहले जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची थी, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गईं। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में सर्वे पर तत्काल रोक के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर हाईकोर्ट ने सर्वे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हमें मिली थी वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है, इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हमको खुदाई की जरूरत नहीं होगी, इनके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं जो केवल ड्रिल करके बिना नुकसान पहुंचाए 20 मीटर तक जो है ये सर्वे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये परिसर
353 साल यानी 69 में जो ध्वस्त करवाया था औरंगजेब ने, उसके बाद का है या उसके पहले का है। अगर उसके पहले के स्थायी वैज्ञानिक जांच में अगर ये बातें सामने आ जाएं कि 1669 के पहले का ये परिसर, ये इसकी दीवारें हैं, ये जो मंदिर का परिसर है, तब आपकी जो थ्योरी औरंगजेब का मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का कोर्ट से आदेश आया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हो गई और जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एक और दलील के साथ मुस्लिम पक्ष ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद आज जब दोनों पक्षों की दलील पर सुनवाई हो रही थी, तब मंदिर और मस्जिद पक्ष ने जमकर बहस की। तो दूसरी तरफ एएसआई और सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि मंदिर शिखर को गुंबद से कवर किया गया, ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया। 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। पिलर पर स्वास्तिक है, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले। साथ ही एएसआई की ओर से बताया गया कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं और वो जांच कर सकते हैं। राम मंदिर केस में भी ऐसा ही किया गया था, यानी हाईकोर्ट में राम मंदिर में सर्वे का भी हवाला दिया गया और ये भी संकेत दिए गए कि सर्वे के बाद ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला हल हुआ था। तो फिर ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इसका पता भी सर्वे से ही चल पाएगा। साक्ष्य के तौर पे हमने दिखाने का कोर्ट को प्रयास किया, ऑनरेबल कोर्ट को, तो उन्होंने कहा कि दिस विल इम्पोर्टेंट फॉर योर एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट, वहाँ एविडेंस कर लेंगे। ये जो है तस्वीर देखिए, नील गडसॉ एक आर्किटेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया जापान से, वो जो जर्मन नागरिक थे, बनारस में 15 साल रहे। देखिए तस्वीरें ज्ञानवापी की आपको तमाम मिलेंगी, लेकिन इसकी तस्वीर देख लीजिए, इनके द्वारा जो खींची गई है, ये पूरा मंदिर का अवशेष है और इस पे एक गुंबद बना दिया गया है और कह रहे हैं कि मस्जिद। तो जब एएसआई सर्वे होगा, तोड़ा गया है मंदिर को, तो और भी चीजें दिख तो रहा है, अवशेष नीचे उसके निकलेंगे, एएसआई सर्वे से बातें आएंगी, तो हम पूजा तो 93 तक कर ही रहे थे, तो मस्जिद तो रहेगा नहीं ना, और ट्रायल में चीजें डिसाइड हो। खैर, बाबा के भक्त अब उस इंतजार में हैं जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह काशी का भी जीर्णोद्धार हो पाएगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद पर चल रहे सियासी घमासान के बीच अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां श्री राम का भव्य दरबार करीब करीब तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में स्तंभों पर नागर शैली में बनाई गई मूर्तियों का अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। भगवान रामलला के मंदिर के गर्भगृह और मंदिर की चौखट और बाजू का वीडियो सामने आया है। संगमरमर पर बनाई गई खूबसूरत डिजाइन राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होने वाली है। तो ये तस्वीरें हर किसी का मन मोह लेने वाली हैं। दिव्य और भव्य राम मंदिर का कैसे निर्माण हो रहा है और उसकी सबसे ताज़ा तस्वीर जो सामने आई है वो राम भक्तों को सुकून देने वाली। आप देखिए, प्रथम तल करीब करीब तैयार हो चुका है। स्तंभों पर किस तरीके से नागर शैली में ये आकृतियां उकेरी जा रही हैं जो हर किसी का मन मोह लेने वाली है। और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी अब खुद मोर्चे पर हैं। सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जल्द ही वो बैठक करने वाले हैं। साथ ही उन हारी हुई 14 सीटों पर भी पीएम मोदी की नजर है जहां अब चुनावी रैली की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। दरअसल पीएम मोदी एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान सांसदों के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करेंगे। सांसदों ने क्या डेवलपमेंट किए हैं, मीटिंग में उन्हें बताना होगा। 31 जुलाई और 2 अगस्त को पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र पर मंथन किया जाएगा। साथ ही चुनावी रैली और कार्यक्रम का भी प्लान तैयार किया जाएगा। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में सांसदों के साथ किन किन मुद्दों को लेकर वो बातचीत कर सकते हैं। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मोदी योगी की जोड़ी, जिसके पास विकास की नीति है और हर उस चुनौती से सामना करने की रणनीति है जिससे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के टारगेट को बड़े ही आसानी से साधा जा सके।
और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का नारा देते हुए जमीनी तैयारी और तेज कर दी है। महासंपर्क अभियान के जरिए हर घर दस्तक देने वाली बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी ट्रिपल इंजन को रफ्तार देकर मिशन लोकसभा के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाएगी और इसके लिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। दरअसल यूपी की एनडीए सांसदों संग पीएम की बैठक होगी। 31 जुलाई और 2 अगस्त को पीएम मोदी बैठक करेंगे। 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी के सांसदों की बैठक होगी। 2 अगस्त को पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। यानी इस मीटिंग में जीत की रणनीति के साथ ही एनडीए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा और इसी मीटिंग के बाद टिकट पर सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में एनडीए के सांसदों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। 31 जुलाई को सबसे पहले पश्चिमी यूपी, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों की बैठक की जाएगी, जिसकी मेजबानी बीजेपी सांसद संजीव बालियान करेंगे। जबकि 2 अगस्त को गोरखपुर क्षेत्र, अवध और काशी क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी, जिसकी मेजबानी अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के नेता महेंद्रनाथ पांडे करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मिशन 2024 फतेह को लेकर मूल मंत्र देंगे। एक तरफ पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर विजय हासिल करने की है, तो इसे चरितार्थ करने के लिए टीम योगी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ट्रिपल इंजन को रफ्तार दी जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है और उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जा रही है जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधा जा सके और उसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में समझाया जा सके। इसके लिए अब सांसदों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और उनके रिपोर्ट कार्ड पर डायरेक्ट पीएम मोदी की नजर है। सांसदों को बताना होगा 5 साल में कितने काम किए, 5 साल में अपने क्षेत्र में सांसदों ने क्या डेवलपमेंट किए, क्यों पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए। इतना तो तय है कि सांसदों ने पिछले 5 साल में जो भी डेवलपमेंट के कामकाज कराए हैं, वही उनकी सीट रिजर्व करने के मापदंड बनेंगे। उन्हीं सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लोगों में जिनको लेकर विश्वास मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने का है, जिसकी बागडोर अब पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी संभालने वाले हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद में संग्राम छिड़ा, जहां विपक्षी दल के तमाम नेता ब्लैक कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करते नजर आए, वहीं आज भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी राजस्थान के दौरे के दौरान विपक्ष के नाम वाले सियासत पर करारा हमला बोलते हुए नजर आए और कहा कि क्विट इंडिया का मंत्र भी आपको समझ लेना चाहिए। आपको रिपोर्ट दिखाते कि कैसे दिल्ली से राजस्थान तक सियासी बयानबाजी होती रही। मोदी विरोध में विपक्षी नेताओं ने काला लिबास पहन लिया और एक बार फिर उसी मकसद से सदन में दाखिल हुए जो पिछले 6 दिनों से चल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होती कि विपक्षी नेता हंगामा शुरू कर देते हैं और फिर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अंदाज नया था। यहाँ विपक्षी दल मोदी विरोध में हंगामा कर रहे थे, तो दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया पर जमकर हमलावर हो गए। बहुत बहुत आभार आपका। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है
ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। यहां तक कि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने चुन चुनकर हमला बोला। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, जनता विपक्ष को पूरी तरह से नकार चुकी है। तो वहीं रविकिशन ने कहा इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है, हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोगों का समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के लिए लड़ रहे हैं और भारत माता का झंडा आज दुनिया के पैमाने पर पूरी तरह से लहरा रहा है। विरोध नहीं है, कल का भाषण सबने प्रधानमंत्री जी का सुन लिया कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी थर्ड टर्म में। ये लोग कल से अपना बाल एकदम नोच रहे हैं, उस चक्कर में ये लोगों ने काला कपड़ा पहना है। अक्सर ये विरोध नहीं है, इन लोगों की पूरी पीड़ा है, उस पीड़ा में लोगों ने बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सब लोग काला ही पहन लिया है। यानी एक तरफ विपक्ष पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी गठबंधन को निशाने पर ले रही है। और मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कर दिया कि जनता का मोदी के प्रति विश्वास कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि तीसरे कार्यकाल में, उनके तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। एक बात बताएं आपको, एक तरफ जो जनादेश है उस पर अविश्वास और दूसरी तरफ मोदी जी का जनता पर विश्वास, इस बात का प्रतीक है कि ये जो कुनबा है वो किस जहां पे जाने वाला है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आज की तारीख में कुनबे के लोग जिस तरह के जादू टोने और जंतर मंतर में लगे हुए हैं, तो वो भी छू मंतर होगा। मतलब ये कि पीएम मोदी के खिलाफ भले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो या फिर काले कपड़े पहनकर विरोध जताया गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीति से बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे 24 के रण में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हिंदू छात्र की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर एएमयू के छात्र और हिंदूवादी छात्र आमने सामने आ गए। करीब 1 महीने पुराने मारपीट के मामले की तस्वीरें वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भड़क उठा और वो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर नारेबाजी करने लगे। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों के विरोध में एएमयू के छात्र भी उतर आए और दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। वहीं हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ओर के प्रदर्शनकारियों को समझाना शुरू किया। हिंदुओं का ये अपमान, तो पुलिस को भी अब इस मामले में सामने आना पड़ा है। मोर्चा संभाला पुलिस ने और दोनों ही पक्षों को समझाया है। ये तस्वीर लगभग 1 महीने पहले की बताई जा रही है, जो अब वायरल हुई है, जिसमें एक हिंदू लड़के की पिटाई हो रही है एएमयू हॉस्टल के अंदर। आप देख सकते हैं बेल्ट से उसे मारा जा रहा है, उसे पैर पकड़कर माफी मांगने को मजबूर किया गया। जब ये वीडियो सामने आया तो हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भड़का, सड़कों पर इन्होंने रैली निकाली है और काफी हंगामा भी काटा। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। आवास और शहरी नियोजन विभाग की ये मीटिंग है। लखनऊ में भी बनेंगे अब माफिया की जमीन पर मकान। माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर मकान का निर्माण करवाया जाएगा। तेज करें मलिन बस्तियों को सुधारने का काम, ये भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अपने आवास पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाई थी।
और इस दौरान एक बड़ा फैसला उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकारी है और माफियाओं के कब्जे में है या दूसरी जमीन जिस पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उस जमीन को खाली कराने के बाद वहां पर गरीबों के लिए आवास बनवाए जाए, मकान बनवाए जाए, माफिया से मुक्त कराई जाए जमीन और जिसका इस्तेमाल किया जाए गरीबों के लिए। साथ ही मलिन बस्तियों को सुधारने का काम भी तेजी से किया जाए, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। आवास और शहरी नियोजन विभाग की ये समीक्षा मीटिंग थी। इस दौरान अधिकारियों को ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। तो ये तस्वीर आई है, मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम आवास पर ये मीटिंग बुलाई गई आज, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आवास और शहरी विकास विभाग की मीटिंग मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।